हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। उसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कम से कम 2 मार्क्स से सिक्योर हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो को देख लिया। यदि आप चाहेंगे तो पूरे चैप्टर का जो पूरा सिलेबस होता है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न जो हैं, अगर वो आपको चाहेंगे सब पढ़ाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जब भी कमेंट करेंगे तो आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हम उसको पढ़ा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ आते लघु उत्तरीय प्रश्नों को और लघु उत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, एक कोश की जीवों के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, जैसे पता है आपको, हमारा जो शरीर बना होता है वो कोशिका से बनता है। कोशिका होती है हमारी, कोशिका की अगर डिफिनेशन होता है तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे हम किसी मकान को बनाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें क्या आवश्यकता होती है, जो हमारी कोशिका होती है वो हमारे उस मकान का ईंट होता है, ठीक है, जिसमें हम नींव डालते हैं ईंट के माध्यम से। तो ईंट हमारा उसी प्रकार से ईंट हमारे से जो मकान की कोशिका कहलाती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कोशिकाएँ होती है। हमारा जो शरीर होता है बहुत कई कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो कोशिका से ऊतक से, इस प्रकार से अंग से अंगतंत्र, और इस प्रकार से पूरे हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका से उनके शरीर का निर्माण होता है। तो उन कोशिकाओं के बारे में आपको लिखना है। आइए पहला उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, एक कोश की जीव के उदाहरण है अमीबा। आप ध्यान रखेंगे, एक आपका अमीबा है, दूसरा आपका ध्यान रखना है पैरामीशियम, जो चप्पल की आकृति का होता है, आपने देखा होगा। पैरामीशियम और अमीबा ये क्या है, आपके एक कोश की जीव हैं। और भी हैं, आप उनको लिख सकते हैं अपने तरीके से। सेकंड प्रश्न है, जटिल बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण दीजिए। जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके उदाहरण देना है। उत्तर लिखेंगे, जटिल बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण जैसे कि इसमें मनुष्य है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा वृक्ष, ये सब हमारे बहुकोशिकीय जीव हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है कि कोशा किसे कहते हैं अथवा कोशिका क्या है। या आपसे कोशा पूछ सकता है, जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, या आपसे पूछ सकता है कोशिका क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, हमने पहले ही प्रश्न बता दिया था। कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक इकाई कोशा कहलाती है। कोशा जैव संगठन का प्रथम जैविक स्तर होता है, यानी कि ये प्रारंभिक यानी प्रथम जैविक स्तर किसी भी जैव संगठन का प्रथम जैविक स्तर होता है। इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसमें कोशिका से कई कोशिकाएं मिलती हैं, उनसे फिर टिश्यू बनते हैं जिसको ऊतक बोलते हैं। ऊतक से कई ऊतक मिलते हैं, फिर उससे अंग बनता है, अंग से कई अंग मिलते हैं, तो अंगतंत्र पूरे उस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, उसमें जो मान लीजिए हमारी इस प्रकार की कोशिका है, ठीक है, तो इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। उस केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको बताना है। हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, RBC होता है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे जीव जंतुओं में जैसे कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है RBC में, लेकिन ऐसे 2 प्राणी होते हैं, 2-3 हैं फिलहाल। एक लामा बकरा है, एक और कोई है, ऊँट है। ऊँट में और लामा बकरा जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इनके लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 5वें की।
इसमें पूछ रखा था कि कोशिका में केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उत्तर लिखेंगे कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, यहाँ पे केंद्र की खोज की बात किया गया था और कोशिका की बात अलग हो जाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि कोशिका में केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न नंबर 6 है, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। फ्रेंड्स, जो हमारा कोशिका में कुछ द्रव्य भी पाए जाते हैं, उस द्रव्य का नाम दिया गया था, जीव द्रव्य कहलाता है। उस जीव द्रव्य को नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। तो कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नाम J.E. पुरकिंजे ने दिया था। ध्यान रखेंगे कौन दिया था, J.E. पुरकिंजे। ध्यान रखेंगे पुरकिंजे। इन्होंने जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको बताया था, ये इसका नाम है जीव द्रव्य, और ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक हैं J.E. पुरकिंजे। प्रश्न नंबर 7 है, कोशिका सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, उत्तर में लिखेंगे कोशिका सिद्धांत कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई कौन कहलाता है, हमारा कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। उत्तर में लिखेंगे कोशिका सिद्धांत को M.J. स्लीडन एवं T. स्वान ने प्रतिपादित किया। स्लीडन और स्वान ने इसको प्रतिपादित किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे, कोशिका सिद्धांत जो बताया था। प्रश्न नंबर 9 है, कोशिका भित्ति से क्या समझते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ये पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी एक परत द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो ऐसे जो कि पादप में होता है पाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, और ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, यानी जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और ये किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पादप पे पाया जाने वाला है। ये क्या होता है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी एक परत होती है, परत द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, वो हमारा सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है, तो ये हमारे छोटी आंत में। अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन और छोटी आंत में होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं किसे कहते हैं, ये पूछ रखा है। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं और हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे साइटोप्लाज्म या कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो तरल द्रव्य कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे जो कोशिका हमारी होती है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, इसका नाम दिया जाता है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, या इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यह एक चिपचिपी रंगीन समांगी तरल कोलाइडी अर्ध पारदर्शक पदार्थ है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शक नहीं होता है, अर्ध पारदर्शक है, थोड़ा बहुत हम इसमें देख सकते हैं। और ये तरल होता है, कोलाइडी होता है, और इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगीन होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कोशिका प्लाज्मा किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका द्रव्य क्या होता है, आप इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 11 है, पूछ रहा है कि कोशिकांग किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिखेंगे कोशिका यानी कोशिकांग, इसको हम सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में कई अन्य जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जो तरल वाला पदार्थ होता है, उसके अंदर कुछ और भी जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रक किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। फ्रेंड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और पूछ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस या केंद्रक किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना केंद्रक कहलाती है। कोशिका के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अंतः प्रद्रव्यी जलिका किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे अंतः प्रद्रव्यी जलिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, केंद्रक से जुड़ी हुई लंबी धागेनुमा असंख्य शाखाओं वाली झिल्लियों का जाल अंतःप्रद्रव्यी जलिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 है, राइबोसोम किसे कहते हैं? राइबोसोम, इसमें लिखेंगे उत्तर में, अंतःप्रद्रव्य जलिका की सतह पर पाई जाने वाली संरचना राइबोसोम कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, जो अंतःप्रद्रव्य जलिका की सतह पर पाई जाने वाली संरचना होती है वही हमारा क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15 है, हरित लवक किसे कहते हैं? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाला हरे रंग का कोशिकांग हरित लवक कहलाता है। और इसी के कारण जो हमारी पत्तियां होती है फ्रेंड्स वो हरी दिखाई देती हैं। किसकी वजह से? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये कोशिका में के अंदर पाए जाने वाला हरे रंग का एक कोशिकांग होता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला, इसमें पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग है जो ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा प्रदान कौन कराता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 17 है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। क्वेश्चन वही आ गया आपका सामने। तो उत्तर में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 नंबर आज से आपके फिक्स हो सकते हैं अगर आपने इसको तैयार कर लिया। प्रश्न नंबर 18 है, पश्चमाभिका जिसको हम सिलिया कहते हैं इंग्लिश में, इस किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। पश्चमाभिका सिलिया जंतु कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली सूक्ष्म उभरी हुई संरचना पश्चमाभिका या सिलिया कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो जंतु कोशिका की सतह, जो जंतु कोशिका होती है उनकी जो सतह होती है, सतह पे पाई जाने वाली कुछ सूक्ष्म उभरी हुई संरचना होती है जिसको हम नाम देते हैं, उसका नाम होता है पश्चमाभिका या सिलिया कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछ रहा है कशाभिका जिसको फ्लैजिला कहते हैं। कशाभिका या फ्लैजिला किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कशाभिका यानी फ्लैजिला कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली लंबी पतली तथा चाबुक के समान संरचना कशाभिका या फ्लैजिला कहलाती है। जो छोटी छोटी संरचना होती है आपके दोस्तों क्या कहलाती है? वो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसको हम पश्चमाभिका कहते हैं। जबकि जो बड़ी संरचना होती है जो कोशिका के ऊपर पाई जाती है और किस प्रकार की होती है, वो चाबुक के समान आकृति की होती है, जिसको हम कशाभिका में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। प्रश्न नंबर 20 है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। जो कोशिका झिल्ली बनाती है वो किस प्रोटीन से बनता है कोशिका झिल्ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का नाम है लिपोप्रोटीन। क्या है इसका नाम? है लिपोप्रोटीन। प्रश्न नंबर 21 है, अवर्णी लवक क्या होते हैं। अवर्णी लवक के बारे में आप पूछ रखा है। तो उत्तर लिखेंगे अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले रंगहीन लवक अवर्णी लवक कहलाते हैं। जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं वो रंगहीन होते हैं, ऐसे लवक को हम क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे अवर्णी लवक पौधों के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो अवर्णी लवक ध्यान में रखेंगे पाए कहाँ जाते हैं? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जबकि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ पे वर्णी लवक पाए जाते हैं, जिसके आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। और
जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाएगा तो वहाँ पे वो रंगहीन होगा, और जो वर्णक होगा वो रंगहीन होगा, और इसी को बोलेंगे अवर्णीय लवक। और ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करने वाले अवर्णीय लवक होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, अवर्णीय लवक का क्या काम है। जो अवर्णीय लवक होता है फ्रेंड, उसका काम क्या होता है, तो उत्तर में लिखेंगे अवर्णीय लवक का कार्य, अवर्ण लवक को कार्य मांड, तेल, वसा तथा प्रोटीन आदि भोज पदार्थों का संचय करना है। ये जो जितने भी भोज पदार्थ होते हैं जिसमें आपका मांड, तेल होता है, वसा होता है तथा प्रोटीन्स होते हैं आदि क्या करते हैं, भोज पदार्थों का ये संचयन करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हरित लवक कहाँ पाया जाता है। उत्तर में लिखेंगे हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। जो हरे भाग होते हैं वहाँ पे हमारा हरित लवक पाया जाता है, और जो भाग हमारा रंगहीन होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, वहाँ पे हमारे अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 25, हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हरित लवक होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखेंगे हरित लवक में हरे रंग का वर्णक, जिसको हम पर्ण हरिम या क्लोरोफिल कहते हैं, ये पाया जाता है। इस कारण इसका रंग जो होता है हरा होता है। जो हरित लवक होते हैं उसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, इसका नाम है पर्णहरिम या क्लोरोफिल, और इसी वजह से जो हमारा पत्तियों का रंग होता है हरा होता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का प्रमुख कार्य क्या है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या हरित लवक होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। उत्तर में लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य क्या है, सूर्य प्रकाश का संश्लेषण करना। ये सूर्य के प्रकाश को जो होते हैं संश्लेषित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित, मतलब कि इसको अपनी तरफ में सोखते हैं। इसका तो ये ध्यान में रखेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण करना होता है। प्रश्न नंबर 27 है, वर्णीय लवक किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वर्णीय लवक पौधों में पाए जाने वाले रंग बिरंगे हरे रंग का को छोड़कर लवक वर्णीय लवक कहलाते हैं। जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, रंग बिरंगे जो रंग होते हैं, हरे रंग को सिर्फ छोड़ करके जितने भी लवक होते हैं सब वर्णीय लवक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, वर्णीय लवक पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं। जो वर्णीय लवक होता है फ्रेंड्स वो पौधों के किन भागों में पाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे वर्णीय लवक पुष्पों, दलों एवं फलों में पाए जाते हैं। पुष्प में पाया जाएगा, ये जो दल होते हैं उसमें पाया जाता है, और जो फल होता है इसमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, वर्णीय लवक का कार्य क्या है। उत्तर में लिखेंगे वर्णीय लवक का कार्य पुष्पों, पत्रों एवं फलों को आकर्षक बनाना है। जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं और पत्र होते हैं यानी पत्तियां होती हैं, उनको क्या करना है, उनको आकर्षण बनाने का कार्य कौन करता है, वो हमारे वर्णीय लवक करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी कार्य या गाल्जी उपकरण की खोज किसने की। गाल्जी बॉडी, गाल्जी कार्य या गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, इसके बारे में पूछा है। उत्तर लिखेंगे फ्रेंड्स गाल्जी बॉडी, गाल्जी कार्य या गाल्जी उपकरण की खोज कैमिलियो गाल्जी ने की थी। कौन किया था, कैमिलियो गाल्जी। ध्यान में रखेंगे कैमिलियो गाल्जी। प्रश्न नंबर 31 है, आत्महत्या करने वाली थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उत्तर में लिखेंगे आत्महत्या करने वाली थैली या सुसाइड बैग का नाम है लाइसोसोम। क्या है फ्रेंड्स, लाइसोसोम इसका नाम होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके बारे में। पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स, और सबसे पहले इसमें जान लीजिएगा जो लाल रक्त की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीन ने रक्त की खोज की थी। ठीक है, और रक्त परिसंचरण की बात करता है तो विलियम हार्वे। तो वैज्ञानिकों के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण यानी कि जो रक्त का परिसंचरण होता है हमारे शरीर में, उसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं, विलियम हार्वे माने जाते हैं। जबकि लाल रक्त कणिकाओं यानी रक्त जो हमारे समूह होते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी, वो कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। उन्होंने सबसे पहले एबीओ, 4 प्रकार के एबीओ जो ग्रुप था ये बताया था। फिर उसके बाद उनके बिटेगर इनके शिष्य थे, इनको मिलकर के एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव के बारे में भी पता किया था।
तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है फेफड़ों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या गुर्दे में। तो आपको पता है जो लाल रक्त कणिका होती है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, राइसोसोम संश्लेषण करता है। जो राइसोसोम है किसका संश्लेषण करता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है आरएनए का, तीसरा डीएनए का या चौथा है इसमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रश्न नंबर 4 है, पौधों में हरा रंग निम्न के कारण होता है। पहला ऑप्शन है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा हरित लवक या ये सभी। तो पौधों में हरा रंग जो होता है वो हरित लवक के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फोर्थ का सी इज द राइट आंसर, यानी कि हरित लवक के कारण। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन है नर्व सेल, दूसरा है मसल सेल, तीसरा है लीवर सेल या किडनी सेल। तो 5वें का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे नर्वस सेल होते हैं वो हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रेदिका क्या है। पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा है प्लाज्म मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का डी इज़ द राइट आंसर। प्लाज्म मेम्ब्रेन जो होता है जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोदिका का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7 है, शब्द सेल देने वाले थे। ये जो सेल नाम किसने दिया था। पहला है लुएन हुक ने, दूसरा है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है फ्लेमिंग ने, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने ही सेल जो नाम दिया था ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, यानी कि 7th का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले या प्रतिपादित करने वाले कौन थे। पहला ऑप्शन है स्वीडन तथा श्वान ने, दूसरा वाटसन एवं क्रिक ने, तीसरा डार्विन व बैलेस ने, चौथा है मेंडल तथा मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ए इज़ द राइट आंसर। स्वीडन व श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रियोल जो होता है ये क्या होता है, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से, यानी कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंटर जो होते हैं इसको हम कह सकते हैं केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक की अनुपस्थिति ही हमें बताती है पादप कोशिका है कि जंतु कोशिका है। प्रश्न नंबर 10 है, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का मतलब कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा में, दूसरा है न्यूक्लियस में, तीसरा है क्रोमोसोम में, चौथा है न्यूक्लियोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 11 है, कोशिका का बिजली घर है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेटस या न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 है, कोशिका के भीतर श्वान यानी ऑक्सीजन का स्थान है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम में, गाल्जी ऑपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 13 है, पाचक थैला कहलाता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है मोसोसोम और चौथा है क्रोमोसोम। तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम होता है हमारा पाचक थैला कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 है, राइबोसोम निम्नलिखित में के केंद्र हैं। पहला है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 15 है, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। जो द्विक झिल्ली होती है फ्रेंड्स, किसमें अनुपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या लाइसोसोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लाइसोसोम में जो हमारा द्विक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। प्रश्न नंबर 16 है, केवल पादकों में पाए जाने वाला कोशिकांग है। पहला ऑप्शन है काल्जी ऑपरेटस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड जो होता है फ्रेंड्स वो केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव है। केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग जीव रहित जीव कौन सा है फ्रेंड्स? पहला है डिप्लॉयड्स, दूसरा है प्रोकैरियोटिक्स, तीसरा हैप्लॉयड्स और चौथा है यूकैरियोटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बी इज़ द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं हमारे केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव हैं। प्रश्न नंबर 18 है, जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन द्वारा, तीसरा है सेल वॉल द्वारा, चौथा है बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लास्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है क्रोमोसोम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म में। प्रश्न नंबर 20 है, लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय हैं। पहला ऑप्शन है फैट आरएनए सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। टोनोप्लास्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ल्यूक्रियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो ये होता है हमारा दोस्तों टोनोप्लास्ट होता है। प्रश्न नंबर 22 है, कोशिका स्रवण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिड, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गाल्नो ऑपरेटस, तीसरा है न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गाल्नो ऑपरेटस द्वारा कोशिका स्रवण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है। डीएनए सिंथेसिस से, सीरोडक्शन से, स्पिंडिल निर्माण से या रिस्पिरेशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, स्पिंडिल निर्माण से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन ग्रोथ, मूवमेंट या रेस्पिरेशन। तो जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो दोनों के बीच में अंतर होता है न्यूट्रिएंट्स का, यानी ए इज़ द राइट आंसर। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। जो केंद्रक रहित जंतु कोशिका होते हैं इसमें और किसका अभाव होता है? पहला है क्रोडेम का, दूसरा है राइबोसोम का, तीसरा है लाइसोसोम का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, क्रोडेम का। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होती है। पहला ऑब्जॉर्प्शन, दूसरा है एंडोस्मोसिस, तीसरा ऑस्मोसिस, चौथा एक्सोस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एक्सोस्मोसिस की वजह से प्लाज्मोसिस होता है। प्रश्न नंबर 27 है, पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। पहला है प्लाज्मोसिस, दूसरा है एक्सोस्मोसिस, तीसरा है एंडोस्मोसिस या इलेक्ट्रोलिसिस के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होता है, जो पादप कोशिका होती है वो फूल जाती है। बाह्य विलयन में निलय सांद्रण उच्चतर होने का कहलाता है। जो बाह्य विलयन होता है उसमें निलय सांद्रण अगर उच्चतर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पहला हाइपोटोनिल, दूसरा है आइसोटोनिल, तीसरा है हाइपरटोनिल या इसमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हाइपर हो जाता है, हाइपरटोनिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइपोटोनिक्स विलयन में रखी कोशिका कैसी होती है? सिकुड़ जाएगी या प्लाज्मोसिस प्रदर्शित करेगी या फूले जाएगी या आकृति अथवा आकार अपरिवर्तित रहेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम हाइपोटोनिक में विलयन में रखते हैं तो कोशिका हमारी होती है वो फूल जाती है।
सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है। तो दोस्तों हमारा जो सूर्य प्रकाश होता है विकिरण होकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर किसमें संग्रहित होती है। और ये लास्ट प्रश्न है, ये हमारा ATP के फॉर्म में होती है, जिसको हम एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।